मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये क्लास जो हम लोग का बहुत लंबा होगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये मेरी पहली बार नहीं है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कक्षा 10 हिंदी पेपर 2022-23 का जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अर्धवार्षिक पेपर में आप शामिल होने वाले हैं, उस पर पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में अंत तक एकदम। और उसके साथ ही साथ जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो लोग भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों का कल पेपर है, कुछ का परसों पेपर है और कुछ का 3 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद, मतलब 3-4 दिनों के अंदर में देखा तो सभी विद्यालयों के जो पेपर है वो हिंदी के समाप्त हो जाएंगे। हाँ, देखिए पेपर में पार्टिकुलरली मैं एक पेपर ले रहा हूँ और वहां से मैं लेकर पहले बात करता हूँ स्टार्ट। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल पेपर जो हम लोग का है 801 AA 2022 हिंदी का यह पेपर है हिंदी का। उसमें जो पूछा गया पहले आप लोग का, कोई ये कथन सत्य पहचान कर लिखिए। तो ये सब तो है आपके 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन जो हैं, जाकर डीएस चैनल पर देखेंगे तो उसमें कक्षा 10 का जो लिखवाया गया उसमें बकायदे एक लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन 1 लाइनर वाला, रीतिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, छायावादी युग हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग को जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात करना है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का आ गया यहाँ पर कि किसी एक गद्यांश का क्या करना है, हम लोग को संदर्भ सहित व्याख्या करना है, या किसी एक पद्यांश का करना है, या संस्कृत का आपसे पूछा जाए तो पहला काम देखिए महत्वपूर्ण चीज होगी, जो भी आपसे पूछा जाए तो पहला काम उसको जो भी आपको करना है, तो पहले कोई भी किसी का उत्तर लिख रहे हैं, जैसे यही उत्तर लिख रहे हैं आप यहाँ पर, तो आपको लिखना अच्छे से। जैसे आपने क्या लिखा, प्रश्नोत्तर पहले का आप क दे रहे हैं उत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर पहले का क। और यहाँ जो काफी आपका ब्लैक बोर्ड जैसे मिल रहा है तो देखिए इसके ऐसे क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है और यहाँ पर क्या लिखिए आप कि उत्तर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर पहले का आपने यहाँ उत्तर लिखना क्या किया, रन कर दिया। अब जैसे सपोज कीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है संदर्भ सहित व्याख्या लिखने वाला, तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं तीसरे का क हो गया। यहाँ पर इसमें एक ख भी है तो कोई किसी एक का करना है, संदर्भ सहित व्याख्या जो करनी होती है किसी एक का करना होता है, चाहे वो गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो। तो देखिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, तो ये जो है उत्तर जो पहला क्या बता रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश क्या लिखना है हम लोग को, संदर्भ। तो पहली महत्वपूर्ण जो बात आती है उसमें हम लोग को लिखना है संदर्भ। ठीक है, बिल्कुल भी एकदम थोड़ा सा अच्छे से रीडिंग लिखते हुए संदर्भ के बारे में जब लिखना होता है, तो जब हम लोग गद्यांश का लिखते हैं, गद्य का लिखते हैं तो प्रस्तुत गद्य, और जब हम लोग पद्यांश का लिखते हैं तो प्रस्तुत पद्य। ये सीधा सीधा आप लोग का यहाँ पर देखिए लिखा जब जाएगा तो प्रस्तुत गद्यांश। देखिए गद्यांश में प्रॉब्लम हो तो खाली गद्य भी लिखे तभी काम हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इजीली एकदम जो होगा वो उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर संदर्भ से लिखना होगा आपको। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक देखिए हिंदी है, ठीक है, हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। तो मित्रता को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए वहाँ पेन वगैरह को इससे नहीं कर पाते आप ज्यादा, तो यहाँ पर बहुत कर सकते हैं आप, इसको ब्लैक से लिख सकते हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सके अच्छे से। पाठ से लिया गया, इनके लेखक जो है कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी है। बस इतना ही आप लोग को लिखना है इसमें। आपका संदर्भ सही हो गया, संदर्भ को आपने लिख लिया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी अगर कभी प्रश्न पूछा जाए, जैसे पहला प्रश्न पूछा गया उसमें 4 लिखा गया है, पहले लिखा गया संदर्भ सहित रेखांकित अंश का कीजिए, हमें किस प्रकार के मित्रों को महत्व देना चाहिए। जैसे कोई भी प्रश्न पूछा गया है कि 6 नंबर का है, 2 नंबर 1 में है, तो पहला जो प्रश्न होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो प्रश्न होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है कि संदर्भ हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। पहले तो समस्या ये होती है कि संदर्भ हमारा सही पहचाने है कि नहीं। पता चलिए पहला जो लिखा गया संदर्भ ही हम गलत लिख दिए, जो गद्यांश का संदर्भ अगर गलत लिख दिए तो उसके बाद का दोनों क्वेश्चन सही रहेगा, तभी एग्जामिनर उसको गलत कर देगा। तो भले बाद में कोई चीज बना के लिखे चाहे जो बन करे, लेकिन पहले से जो संदर्भ लिखना है उसका वो एकदम एक्यूरेट सही होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात हो जाती है। यहाँ पर देखा तो ये पहला वाला जो पूरा लिखा गया, अब गद्यांश का हो गया तो ये ऐसे हम लोग लिख देते तो इतना पूरा मटेरियल आपका एकदम सही रहेगा। तो पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए प्रश्नोत्तर तीसरे का में पहला तो हो गया आपका
अब दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मतलब है गद्यांश का जो व्याख्या करना होता है तो और आसान है। अगर ये पूरे का कहता तो बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना है तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र ये जो है बहुत ही बड़े आलोचक थे, रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो मित्रता के बारे में बता रहे हैं अपने तरीके से, और मित्रता के बारे में क्या होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्रता का गुण कैसा होना चाहिए, उन सभी के बारे में बात किया गया। ठीक ना। तो यहाँ पर मित्रता कैसी होनी चाहिए, मित्रता कैसे लोग करते हैं या किस प्रकार की होती है, तो इस पर पूरा का पूरा उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। तो उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। तो मित्रता का मतलब देखा जाए तो एक तरीके से दूध और पानी की तरह मित्रता वाली बात होनी चाहिए। जब उसके बिना एक दूसरे में जब समाहित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो किसी का अस्तित्व नहीं पता चलता। हम लोग ये नहीं अलग कर सकते कि ऐसे पानी कौन है और इसमें से दूध कौन है। तो यहाँ पर भी वही कहना चाहे, सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मतलब मित्र वो जो कि किसी को चढ़ा दे और उसको बताने से वो एकदम असीमित कार्य कर जाए, मतलब अपने क्षमता से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर जाए, अपने नाम को उसका भी नाम रोशन करने के साथ। तो मित्रों के बारे में जाहिर सी पॉजिटिव बातें ही किया गया है इसमें। पूरा उन्होंने कहा कि अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, तो वो ऐसे रहे मोटिवेट करे। तो देखिए बस केवल इतना का आपको लिखना है कि व्याख्या या प्रस्तुत पद्य में या प्रस्तुत गद्य में जो आज अब देखो ये जान रहे हो आलोचक है, तो यहाँ पर अगर इनको इम्प्रेस करना चाहते हो तो आलोचक रामचंद्र शुक्ल है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो बहुत ही बड़े आलोचक के रूप में, ठीक ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आलोचक के रूप में है। वो भी पूछता है कभी कभी आप लोगों से। तो ये हो गया और 3 प्रश्न। तो पहला को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसका उत्तर जो होगा आप आसानी से दे देंगे। जब इसका हो गया तो फिर यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का आप लोग को करना है ना। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ पर संदर्भ इसका लिखा गया, वैसे ही आपको काव्यांश का लिखना है, पद्यांश का लिखना है। पद्यांश भी कोई कठिन चीज नहीं है, एकदम अगर उसका संदर्भ आप लिखना चाहेंगे तो बस प्रस्तुत गद्यांश जहाँ लिख रहे हैं वहां पर आपको क्या लिखना है, बस वहां पर आपको पद्यांश लिखना है, ठीक ना। और बुक तो ही रहेगी आपका, तो पद्यांश आपको लिखना और मित्रता जो आपका चैप्टर रहेगा वो लिखना रहेगा। इसके जो लेखक है, लेखक नहीं लिखना होगा, क्योंकि लेखक जो होता है वो गद्यांश में आता है, गद्य में, और जो कवि होता है वो किसमें आता है, पद्यांश में, ठीक है ना। या इसके रचयिता कौन है, रचयिता को भी लिख सकते हैं हम लोग पद्य के लिए, पद्यांश के लिए, काव्यांश के लिए। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का संदर्भ क्या हो जाएगा, उसका ही बना लेंगे हम लोग इसी प्रकार से। और जो रहेगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है, जैसे हम लोग अगर पढ़े हैं क्वेश्चन बैंक का ही पढ़ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ रहता है ये इस बार आएगा। अब तो बहुत ज्यादा पहले से आसान हो गया चीज। आसान होने का मतलब पीछे वजह क्या है, टीचर तो अपने से गाइडेंस कर ही दे रहे हैं। अगर तुम 3 साल 4 साल पहले का पेपर देख लिए पूरा, तो तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा। कभी भी किसी बोर्ड का तुमको पेपर देखना है, पेपर देना है, तो लास्ट के बस 2 से 3 साल का पेपर देख जाइए पूरा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर हो रही है कि और जो अवतार हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, उन सब में पहले से ऑलरेडी विद्यार्थी को लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब लिखा रहता है बाकायदे। तो वहां से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो कितनी जगहों से गाइडेंस मिल रहा है पेपर को करने के लिए, तो निश्चित तौर पर 70 नंबर के पर तो बिल्कुल में 65 नंबर तो सभी बच्चों को करना ही चाहिए हर हाल में। तो ऐसे ही देखिए आप, जैसे यहाँ पर संदर्भ का लिखा गया, जैसे लिखा गया गद्यांश का, सेम वही रूल आपको फॉलो करना है, किसके लिए, पद्यांश के लिए। जब हो जाएगा तो उसके बाद देखिए लेखक का जीवन परिचय आता है। अब जीवन परिचय कुछ लोग जानते हैं, जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में ये नहीं कि मनमानी लगे लिखने उसमें, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर पहले देखिए नंबर कितना है आपको, 2 से 1 नंबर, 3 नंबर, 2 और 1 3 नंबर के पास पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत, जीवन परिचय और किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब जैसे जयशंकर प्रसाद की बात हो गई, राजेंद्र प्रसाद की बात हो गई, इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, चाहे अगर गद्य का तुमको रहे और चाहे काव्य का रहे, तो स्टार्टिंग का 2 चैप्टर, चाहे गद्यांश रहे चाहे पद्यांश रहे, तो कहीं से भी, चाहे तुम स्टार्टिंग में, चाहे बीच में, चाहे आखिरी में, कहीं से भी 2 लोगों का अगर याद कर लिए अच्छे से, 2 लोग, कहीं सब लोग याद कर लिए, स्टार्टिंग का ही 2 लोग को याद कर लो, गद्य में भी और काव्य में स्टार्टिंग के 2 लोगों का, उसमें से एक को जरूर पूछेगा। जिसे 8 चैप्टर हो गया ना, 8 चैप्टर पूछा गया है, मान लेते हैं कि हम लोग हिंदी गद्य में 8 चैप्टर है और काव्य में कितना चैप्टर है, 8 चैप्टर है। तो एग्जामिनर कैसे बनाता है पेपर, स्टार्टिंग से एक लोग को लेगा, एक को लेखक या कवि को बीच में से लेगा, और एक को कहां से लेगा, आखिरी में से लेगा। अब 2 लोग का आप याद किए रहेंगे जब शुरुआत में, तो उसी में से फंस गया। तो गद्यांश रहे चाहे पद्यांश रहे, आपको स्टार्टिंग से ही 2 लोगों को पढ़ लेना है, तब उससे काम लोग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और एकदम संतुलित लिखिए। और देखिए यहाँ पहले जीवन, उसमें क्या आपको कुछ पार्टिकुलर पूरा कहानी नहीं भरना है, बस यहाँ पर क्या याद करना है, जन्म और देखिए मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माता पिता तो रहते ही नहीं, जहाँ तक लोगों के देखिए दोनों चीजें देखने को मिलती है कि माता पिता
बचपन में गुजरा था, इनका पालन पोषण ये किए हैं वो किए हैं। मुख्य रूप से आपको जन्म याद रखना है और जन्म स्थान याद रखना है। जन्म याद रखिए, जन्म स्थान याद रखिए और मृत्यु को याद रखिए। और ये जो माता पिता ज्यादा मायने रखेगा। उसके बाद शिक्षा दीक्षा जो है इसमें बाकायदे बड़ा लिख देंगे, बड़ा चढ़ा के कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने घर पर भी 3-4 भाषाओं का नाम लिख दीजिए। ये सब अपने से भरना है, केवल अगर खाली याद करे रहेंगे जन्म जन्म स्थान। जैसे किसी का पार्टिकुलर ले लिए कि हम लोग हाँ भैया जो ये जो थे 1885 में इनका जन्म हुआ, 15 अगस्त 1885 को इनका जन्म हुआ। तो अब ये याद रखिए वाराणसी में हुआ था। तो अब जन्म तो बोल दिया हम लोग लिख लिया उनका। अब उनके बाद इनके प्रारंभिक शिक्षा, इनके माता पिता जो है बचपन में गुजरे। ज्यादातर लेखक कवि के साथ ये घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर जो शिक्षा है तो भाई जाहिर सी बात है हिंदी के बन रहे हैं तो बीए के प्रवक्ता बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। हिंदी से उन्होंने स्नातक किया, हिंदी से उन्होंने स्नातक किया या एमए किया, बीए किया, यही ना, ये चीजें करेंगे तो फिर वहां की शिक्षा शास्त्र की बात होगी। अब मृत्यु के बारे में अगर लिखना चाहें, जब उनका डेथ हो गया रहेगा, जैसे 1885 कोई हुआ, अब चला 1992 में या 1902 में जो भी डेथ हुआ, तो हम लोगों ने उसको भी लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद इनका स्थान है क्या, साहित्य में स्थान क्या है, अद्वितीय है। भाई इनके समान कोई नहीं, तारीफ करना है ना, क्योंकि केवल एक ही लोग का लिखना है। ये बहुत ही बड़े लेखक थे, इनके मतलब अद्वितीय इनका स्थान है। इनका काव्य में जो है या इनका गद्यांश में, गद्य में देखा जाए तो इनका योगदान बहुत ही क्या है, ऊंचे ओहदे पर है। बहुत ही तारीफ करना है ना हम लोग को, बताना है उसमें पॉजिटिविटी चीजें जो है। और रचना के बारे में तो 2 रचना का नाम आप लिख सकते हैं। और किस युग में आए थे, अगर ये तैयार है तो और अच्छी बात है। तो बिल्कुल भी अब देखा बहुत से लोग पेपर जब देख के आएंगे तो कहेंगे हमारा पेपर में ना बनता, पेपर में कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके पीछे वजह होता है कि हम लोग जिस विषय के जिसके बारे में जानते रहते हैं, जो लगते हैं उसी का पूरा भरने। इसीलिए देखिए पहले ऐसा होता था, लड़कों को ज्यादा था पेपर छूट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसमें बाकायदे लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है। जबकि 15 मिनट पहले मिल गया पढ़ने के लिए तो 15 मिनट पहले पढ़ लो के लिए, तुरंत ही नहीं लगे तुरंत हम टैलेंटेड है, वो बड़ा विद्यार्थी है। 15 मिनट में पेपर बाकायदे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो अथवा वाला जो है जिसमें हम कैसे किसमें ज्यादा अच्छे से लिख लेंगे, दोहा में लिख पाएंगे, सोठा में हमको ज्यादा अच्छे से याद है, या कोई रस के बारे में हम दौड़वास रस वाले को जान रहे हैं अच्छे से कि हास्य रस वाले को जान रहे हैं, तो सबको अच्छे से एक बार क्या कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तब उससे क्या होगा, बहुत ही आसानी रहेगी समझने में, करने में, एकदम पूरा भी कोई भी क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर कवि वाला भी आया। कवि वाले में तुलसीदास, महादेव, सुविधानंद पर सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसमें भी देखिए कोई भी 2 लोग पार्टी को, मैंने पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में 2 लोग का याद किए हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, वहां से ये काम भी हो गया। अब संस्कृत के बारे में लोग आ रहे हैं, संस्कृत अनुवाद के बारे में आ रहे हैं ना। संस्कृत अनुवाद में भी जो पार्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट वो खुद लिखा होगा क्या, अवतार वाला जो है रेगुलरली सभी विषयों को समय भी देना चाहिए। अगर बोर्ड विद्यार्थी यहाँ पे हैं तो रेगुलरली जो है 10 मिनट, 20 मिनट, 15 सेकेंड, आधे घंटे हर विषयों के लिए देना चाहिए। हिंदी को भी अगर कोई 20 मिनट मेरे कहने से अगर पढ़ने लगे रेगुलर तो उसको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। लिया के 80 उड़ा करवा लिया तो लोग हंसी। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जब चल रहे हैं संस्कृत में, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्ते मानव जीवन संस्कृत ऐसा यथा संभव नवाम विचारधाराम स्वीकरोति नवाम शक्ति न प्राप्नोति। तो ये है यहाँ पर। तो तू लोग खाली बस 80 लिया के बस तू लोग घूमे, हाँ खसी तो काम मत करने लगना ना, पलटुआ कटवाई रहे पलटा लखा पलटू चलत ना गाड़ी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अब देखा ध्यान से, ये है या तो इसके अथवा में ये है, तो गर्मी लग ज्यादा ना तो कल थोड़ी रहा 10 मिनट। ये देखे, ये गद्य का हो गया तो पद्य का हो गया। तो यहाँ पर संस्कृत में भी वही बात होती है। संस्कृत का भी जैसे वो लेते हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का है तो संस्कृत दर्शिका लिखेंगे, या संस्कृत के जो चैप्टर नाम रहेगा उस चैप्टर का नाम लिख के, इसमें तो लेखक वगैरह का नाम लिखना जरूरत नहीं है। केवल हम लोग को क्या करना है, इसमें लिखना है हम लोग गद्यांश और पद्यांश में, गद्यांश और काव्यांश में लिखना है इस बात को। लेकिन संस्कृत वाले में केवल व्याख्या लिखना होता है। तो व्याख्या यहाँ पर हम लोग इसका बाकायदे से लिख जाएंगे। और देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक का अंडर किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, तो किसी एक श्लोक को लिखना है। अब देखिए इस पर दिया है शार्थम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सुता। कुछ लोग देखेंगे जो चालाक बन जाएंगे कि यहाँ वाला देख के यहाँ लगा दे, चपका दे तुरंत काफी पर, तो ऐसा मत करना, नहीं तो वो चपका देगा बड़ो वाला जो रहेगा ना टीचर, वो चपका देगा। तो यहाँ पर उसका नहीं लिखना रहता है, जो उस पेपर में रहेगा उसके बारे में नहीं लिखना है। पेपर में उस चीजों को लिखना है जो कि इसमें आया नहीं है, किसी और का। और बुक में भी रहना भी चाहिए वो, अभी नहीं के लिए बार गजानन भूतगणाधि सेतन कुछ भी जो भी अष्टमा सत्य में तो तमसोमा ज्योतिर्गमय में किसी और बुक का लिख दिया। लोग पढ़ रहे हैं 10 में लिख दिए 12 वाले का, या लिख दिए 6 वाले का, 5 वाले, ऐसा नहीं। जो क्लास 10th में आप पढ़ रहे तो आपने खुद दिया होगा इसको ढेर सारा, कई ज्यादा दिया है, उसमें से कोई एक लिखना है जो नहीं आया हो। देखिए पॉपुलर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यहाँ पर संस्कृत के, बीरा केन पूछे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये पेपर में।
भूमे गुरुतरा की मस्ती, तो ये 2-4 क्वेश्चन रहते हैं पार्टिकुलरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में, वही सब है। अब आइए हिंदी के कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जो व्याकरण से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसको मिटा देना, लिख ला, थोड़ा सा लिख लोगे ना सभी लोग, इसके बारे में तो लिख ही लोगे। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा ऐसे मैं बता रहा हूँ कि इस परफॉर्मेंस हम लोग क्या करना है, लिखना कैसे है, ठीक है ना। और कापियों में ऐसे ही लिखने का प्रयास पूरा किया करिए। सपोज करा यही हमारा कापी है, तो बैठ के तो लिख सकता है, एक बार बैठ के बकायदा। अब आगे चल रहे हैं, देखा इनमें ध्यान से। करुड़ की बात हो गई, रूपक अलंकार, देखिए सोठा रोला की बात हो गई। तो हम अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं व्याकरण का। देखा ध्यान से, इसमें व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए इसको जो लिखना है बेटा सभी को पहले अभी समझ लो। हिंदी व्याकरण के लिए देखो ब्रह्मास्त्र का मैं बात करने जा रहा हूँ। उसमें देखो आता है तुम्हारा पहले क्या आता है, लघु स्वर आता है, और क्या आता है, दीर्घ स्वर। ध्यान समझना इसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु स्वर आता है और कौन आता है, दीर्घ स्वर। तो देखो यहाँ पर हम लोग अ की बात करें, ई की बात करें, ऊ की बात करें और री ऋषि की बात करें। ये अ है, छोटा वाला ई है, छोटा वाला ऊ है, और री ऋषि है, ठीक है ना। और यहाँ पर आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया ना। और स्वर में हम लोग अंग और अहर को देखते हैं। ये चीज देखा, ध्यान समझो। मैं इसको लिखवाने का मतलब, मेरा मतलब क्या है, हम लोग जब भी हिंदी को पढ़ते हैं तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। हिंदी में जहाँ तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर होता है और व्यंजन होता है ना। जैसे हम लोग अ आ इ उ ए पढ़ते हैं जो हम लोग, और क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सो व्यंजन हो जाता है, वावेल और कांस्टेंट। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ए बी सी डी से लेके मतलब जेड तक रहता है ना, तो ए ई आई ओ यू जो होता है वो वावेल्स होता है, और उसके बाद कांस्टेंट होते हैं ना, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये सब कांस्टेंट होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में भी जो होता है वो लघु स्वर होते हैं और कौन होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो इसमें देखा ध्यान से, इसको लिखने का मेरा मतलब क्या है, अभी मैं इसको समझा दूंगा तो संधि उंधी तुम्हारा पूरा समाप्त, समझना कि पूरा समास भी समाप्त हो जाएगा, और जो कोई भी छंद वगैरह रहेगा वो सभी देखते हुए तुम याद कर दोगे तुम पूरा खाली। लेकिन इसको ध्यान समझना, तुम लोग को मिलता है हिंदी में लिखने के लिए। देखा जैसे लघु स्वर में हम लोग जब पहुंचे तो अ ई उ और री ऋषि, तो इसको हम लोग एक मात्रा काउंट करते हैं। कितना मात्रा, एक मात्रा। और जो दीर्घ स्वर में लिखा गया है, बड़ा वाला आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ और अंग, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, दीर्घ स्वर। तो लोग को हिंदी में बड़ा ऐसा चित्र मिलता होगा लिखा हुआ ना, ऐसे बना हुआ मिलता है कि मात्रा लिखी रहती है, उसके बगल में लिखा रहता है, ऐसे काउंटिंग करना होता है ऐसे हम लोग उसको। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 मात्रा। इसको कितना मात्रा गिनते हैं हम लोग, 2 मात्रा। अब देखिए लघु स्वर हो गया और दीर्घ स्वर हो गया। अब इसको मैं लेके बात करने जा रहा हूँ। अभी कोई भी पार्टिकुलर मैं कोई एक छंद स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं छंद को पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। छंद को ध्यान देखिए। छंद में बहुत चीज पूछता है आप लोगों का, क्या, जैसे चौपाई पूछता है ना, चौपाई पूछता है बहुत तेज एग्जाम में। और उसके बाद दोहा के बारे में हम लोग बात करेंगे, सोठा के बारे में बात करेंगे। पहले देखा ध्यान से, ये लिखने का मतलब है कि जब भी लघु स्वर किसी पर लिखा हुआ मिलेगा कितना मात्रा गिनेंगे, 1। लेकिन अगर कभी दीर्घ स्वर लिखा हुआ मिलेगा तो कितना मात्रा काउंट करेंगे, 2। जैसे मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मोहन, मोहन, ठीक है, राधा हो गया, दीपक हो गया, हाँ, ये बात हो गई थी। अब जिसे कहते हैं तो मोहन पर बताइए कितनी मात्रा है, मोहन पर कितनी मात्रा है, तो म पर कौन सा लगा है, ओ लगा है, तो यहाँ कितना गिनेंगे हम लोग, 2 गिनेंगे ना। तो देखा ओ वाले में, देखा ओ किसमें है, दीर्घ स्वर में है, 2 बना दिए वहां पर। इसके ऊपर देखिए कितना बना दिए, 2। यहाँ कितना बना है, 1, यहाँ 1, क्योंकि अ की मात्रा लगी उस पर, है ना। अब जब गिनवा मोहन पर कितना मात्रा है, 2, 3, 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 मात्रा लगी है। कैसे मात्रा को काउंट करते हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखा ध्यान से, राधा के बारे में पूछा गया, राधा के बारे में, तो रा पर आ का है तो कट हो जाएगा 2, धा पर भी 2, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दीपक बताओ, दीपक वाला 2 कहाँ होगा, ये तो छोटा वाला ई है ना बेटा, ध्यान से देखो इधर, लघु स्वर में जो लिखा है ये छोटी वाली ई लिखा है ना, छोटी वाली ई का मात्रा है ना, तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखा ध्यान से 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल, 3 हो गया ना। जैसे हम लोग कई पार्टी को लिख दिए, और जैसे गोलू लिखा गया, गोलू बताया गया इसको, गोलू हो गया। अब बताओ गोलू कितना होगा इस पर, देखो ग पर कौन सा मात्रा है, ओ का है, तो देख लो कितना लगाया जाएगा यहाँ पर, 2 हो गया। लू बड़ा वाला ऊ है, कितना लगाएंगे,
2, इसका मतलब 4 मात्रा हो गया। तो मात्राओं को काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एग्जाम्पल मैं देख के दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर ना, कोई भी जैसे हो गया तो कोई भी मात्रा को काउंट हम लोग कैसे करते हैं, तो जब भी ये मात्रा लिखी हुई मिली अगर किसी भी कोई भी अगर व्यंजन के साथ ना, तो वहां पर हम लोग 2 गिनेंगे, और अगर ये लघु स्वर के साथ मिलेगा तो उसको हम लोग 1 मात्रा गिनेंगे, बिना किसी मात्रा के लिखा हुआ है पार्टिकुलरली जैसे हो गया। जैसे हम लोग लिखने का तो और लिखने बता रहा हूँ, ये सीमा हो गया, तो यहाँ देखिए क्या है 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2, वहाँ 8 की मात्रा है ना, यहाँ पर भी कितना हो गया 4 हो गया ना। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं मात्राओं को काउंट करते हैं। अब आइए हिंदी व्याकरण में हम लोग बात करते हैं चौपाई के बारे में ना। अब चौपाई का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो यह एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, और उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 16। तो देखिए चौपाई का डेफिनेशन आ गया कि यह क्या है सममात्रिक, मात्रिक क्या है छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण में ड्यूरेशन। ध्यान रखिएगा, अभी मैं एग्जांपल इसका लिख रहा हूं। देखिए चौपाई कहा गया सममात्रिक, क्यों कहा जाएगा सममात्रिक, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसके हर जगहों पर प्रत्येक चरण में मात्राएं सेम आ रही हैं, 16 मात्राएं ही आ रही हैं, तो उसीलिए उसको समान कहते हैं हम लोग, सममात्रिक है ना। जैसे इवन ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ वैसे मैं लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है, एक लाइन हो गया। देखिए ध्यान समझिए, ध्यान से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है ना। इसमें हम लोग चल रहे हैं। रितेश देखो बेटा, यहाँ बताओ जय पर क्या है, मात्रा बोलते जाओ, मात्रा सबका बोलो। इस पर कितना होगा 1 होगा ना, इस पर कितना होगा 1, अब इस पर कितना होगा 1, इस पर भी कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि देखिए ये कौन सा है छोटा वाला वो है, और यहाँ पर मापा का होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ बताइए 2 होगा, यहाँ 1, यहाँ 1 छोटा वाला वो है 1, यहाँ 2 सागर है ना 2, 1 1। अब सबको काउंट करें, गिना जाए, देखिए 16 आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया कि नहीं 16 आया ना 16। देखा जब तुम हनुमान चालीसा लेके पढ़ोगे जब उसमें, तो उसमें देखोगे जय हनुमान जो चौपाई जहां से स्टार्ट होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूष जनेऊ साजे। मतलब पूरा पढ़ते चले जाओगे तुम, हर लाइनों की मात्राओं को तुम काउंट करोगे 16 ही आएगा, 16 से अधिक ना आएगा ना तो कम आएगा। कितना संतुलित लिखा गया, कितना सटीक लिखा गया। तो यहाँ पर देखो हमने बेटा काउंट करके कहीं दिखा है। अभी जय कपीस तिहुँ लोक, जय कपीस का भी लिखा जाए, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ठीक है, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना। जय पर देखा जाए, देखा ध्यान से जय पर, तो जय पर क्या होगा 1 हो गया, सही है ना। यहाँ पर जब हम लोग करेंगे 1 हो गया, ये छोटी वाली ई है, यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर कितना होगा 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 ही होगा, लेकिन ये बड़ा वाला ऊ है 2 हो जाएगा। 2 का मतलब कैसे बनाना है, उसे नहीं बनाते हैं लोग, यस की तरह बनाते हैं ना, 2 लिखना नहीं है, यस की तरह बनाना है सिंबल लो पहचाने के लिए, ठीक है ना। लो देखो लो आ गया, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1 और लास्ट में भी 1। अब फिर काउंट करें इसका हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया कि नहीं आया। तो यहाँ फिर आ गया 16। तो मैंने बताया ना पूरा का पूरा लाइन तो पढ़ा चली बात, सब में कितनी मात्राएं आएंगी 16 से न कम होगी, 16 से न तो अधिक होगी। तो इसीलिए इसको कहा जाए प्रत्येक लाइन में समान आ रहा है, इसीलिए इसको सममात्रिक कहा गया। सममात्रिक इसीलिए कहता है कि दोहा क्या ये जो होता है, जबकि लोग दोहा को और छोटा को नहीं कहेंगे सममात्रिक, उसको अर्धसम कहेंगे। अर्धसम का मतलब कि आधे आधे पर समान होता है ना, आधे आधे पर वो समान होता है। लेकिन इसमें यहाँ प्रत्येक लाइन में क्या 16 आएगा, प्रत्येक लाइन में जब गिनेंगे तो काउंटिंग करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो ये देखा छंद तुम्हारा कवर हो गया, 4 नंबर का छंद मिलेगा तो तुम आसानी से उसमें कर जाओगे। अब इसी के आधार पर देखा ध्यान से हम लोग संधि को भी बताते हैं,
संधि के बारे में भी बताते हैं। देखा लघु लघु कर रहे, दीर्घ बता रहे, तो ये एकदम आसानी से उसको हम लोग कर जाएंगे। इसको लिख लो बेटा सब लोग, जल्दी तुरंत लिखो पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी लिखा सब लोग। फिर विद्यार्थियों से फटाफट शेयर भी करते रहिए आप लोग, ठीक है। ये आप लोग का एक कर्तव्य बनता है कि यदि आप लोग को इतना परिश्रम हो रहा है तो आप लोग भी एक काम जरूर करें, इससे अपने क्लासमेट पर जो है उसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बजाने वाला जो चैनल हम लोग का यूट्यूब चैनल डीजे सर, तो डीजे सर से शेयर जरूर कीजिए। और रेगुलरली जो है देखिए, ये हम लोग एक हिंदी का पूरा महामैराथन के चक्कर में पड़े हैं कि आपको पूरा का पूरा एक बोर्ड का पेपर जैसे है या तो अरदासी जैसे पेपर है, पूरा पूरा एकदम कर दिया जाए कि एक दिन पहले 2 दिन पहले, या कुछ विद्यार्थी ऐसे इनको 3 दिन पहले जाना है पेपर देने, 3 दिन बाद जाना है, तो उनका भी पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और आप लोग भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा अपने एग्जाम में, बहुत ही काम देगा। और इसमें देखिए पूरा 1 दिन का केवल रहेगा, जब भी आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे क्लास रहेगा, लेकिन आपको समझ लीजिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अभी पिक्चर बहुत बाकी है, ये तो ट्रेलर चल रहा है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग मैं आगे इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना एकदम अनिवार्य है। याद रखिए, अगर बोर्ड में टॉपर बनना है तो डीजी सर चैनल से ज्ञान लेते रहना है, तो इतना काम जरूर करिए। फटाक से इसका जो लिंक है अपने क्लासमेट को शेयर करते रहिए। अभी तब तक हमारा ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स है वो अपना नोट्स वगैरह कवर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें जब हो गई हम लोगों की, तो अब यहाँ पर आता है कुछ जो अलंकार के बारे में भी। अलंकार क्या होता है, अलंकार में जो पॉपुलर है पार्टिकुलरली हैं उनके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन चौपाई में जब आप जान गए तो फिर थोड़ा सा दोहा को भी लीजिए ताकि काम हो जाएगा आपका यहाँ से। सब लोग बड़ा पेपर लेते आ रही ना, पेपर लेते हैं सब लोग। अरदासी वाला पेपर का पूरा डिस्कशन हो जाएगा एकदम। इतने ज्यादा पेपर का डिस्कशन हो जाएगा कि लोग तनको डर भी नहीं करेंगे बोर्ड से। तो लोग करीब खुद भी अनुसार इतना ज्यादा पूरा करा दिया जाएगा विषय का ना, तो लोग के बारे इतना ज्यादा करा चुके लोग ना, गुरु जी की एकदम जाके एग्जाम में बोर्ड में एकदम हक दो जी हम लोग पूरा पूरा जितना बोर्ड का जाएगा। हकने का मतलब क्या, पेन और स्याही से ना, कहो पलटू, पेन और स्याही से हम लोग करना है। पेन वाले से ही हम लोग काफी पूरा भर के आएंगे, बना के मन से लिखो, मनमानी मत लिखो। मनमानी लिखा बेटा तो नंबर नहीं मिलेगा। मन से लिखना है, बढ़िया लिखना है, सॉलिड लिखना है, ठोस लिखना है। ये नहीं कि भाई का भी भर दिया, बी भर दिया, सी भर दिया, डी भर दिया, क्या लिखे तो पता ना चले। तो सॉलिड लिखा, संतुलित लिखा, तब एग्जामिनर नंबर देता है। जितने भी टॉपर बनते हैं ना उन लोगों का काम भी देखा वो संतुलित रहता है, उसको बकायदे सजा के लिखते हैं सब अच्छे से, हेडिंग वगैरह देते हुए, बकायदे थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए, थोड़ा सा जो पेंटिंग वगैरह रहता है उसको भी करते हुए, ऐसे करते हैं हम लोग। चलो आप देखा ध्यान से, रुक जाओ सभी लोग, आओ फिर से आओ। यहाँ देखो क्लास 10 का फिर से हम लोग चल रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब जो ये है आपका पॉपुलर है वो भी पूछ देता है कभी कभी। देखिए दोहा को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये सब 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद पेपर में आने वाला है, यही सभी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन लिखा रहेगा उसमें दोहा का परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, ध्यान से समझो। इसी पर है लघु और दीर्घ है, कैसे है बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए मेरे ध्यान से। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभूत ना, देखा ध्यान से। जब हम लोग चलते हैं और इसके अलावा एग्जाम्पल अगर देख बात, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारी, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो पहले का सीधा पहले मात्रा ही काउंट कर डिफिनेशन अपने आप बना देंगे हम लोग। जब गिनेंगे हम लोग देखो यहाँ पर ध्यान से, तो 1 1 1 सही है ना ऋतिक, 1 1 1 हो गया। यहाँ पर देखो अंक की मात्रा आ गई, इतना गिनना था इसको, 2 गिनना था ना। यहाँ फिर 1 फिर 1 हो गया, सही है ना।
एक हो गया, एक हो गया, फिर एक हो गया। मंगल मंगल पे कितना होगा यहाँ? 2 हो जाएगा। यहाँ एक और एक हो जाएगा। मुंह बड़ा वाला वो है, कितना होगा जी इस पर? 2, 1 और 1। फिर यहाँ पर देखिए 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1। यहाँ नहीं, बड़ा वाला वो है, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, देखा, ध्यान समझो जी, सभी लोग ध्यान देखिए। पवन तनय संकट हरन एक चरण हो गया, मंगल मूर्ति रूप दूसरा हो गया, राम लखन सीता से तृतीय चरण हो गया, और हृदय बसों स्वरूप चतुर्थ चरण हो गया। तो दोहा क्या होता है? इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? देखा, डेफिनेशन भी मैं लिखा हूं उसके नीचे बताता हूं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 4 चरण होते हैं, जिसमें क्या होता है, ध्यान से देखा, जिसमें इस पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये पहला वाला हो गया, देखा, पहला चरण हो गया, ये पहला चरण हो गया, पहला। हाँ, ये क्या हो जाएगा? दूसरा चरण हो गया। और ये क्या हो जाएगा? तीसरा चरण। ये क्या हो जाएगा? चौथा। जब इसमें 11 आया, नहीं इसमें 13 आया, इसमें कितना आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। तो कहा गया पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं आती हैं? 13। पहले और तीसरे में देखा, पहला वाले में इसमें भी गिनो बेटा, वही आएगा। देखो 2 हो गया, सही है अर्पित? 2 1 हो गया, यहाँ देखो 1 1 1 हो गया, यहाँ कितना होगा? 2 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ होगा, यहाँ 1, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, छोटा वाला ये है। 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1। देखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया कि नहीं? 13। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 11 हो जाएगी। डिफिनेशन तैयार हो गया। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम और क्या होता है? तृतीय चरण में, तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब क्या आया इसमें? और या द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ में जो होगा 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बस हो गया। और ये है क्या? इसमें 4 चरण होती हैं। ये अर्ध सम है। अर्ध सम का मतलब क्या है? आधे आधे पर क्या मिला हमको? समान मिला। आधा देखा 13 11, तो आधे पर क्या मिल रहा है? इसको समान मिल रहा है, तो इसको अर्ध सम कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? सम मात्रिक छंद नहीं कहेंगे, इसको अर्ध सम कहते हैं, क्योंकि आधे आधे पर क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या हो गया हम लोग का? इसमें 4 चरण होती है, और ये देखिए क्या मात्रा होती है? यह क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद। जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाता है? दोहा हो जाता है। इसी को उलट दें तो क्या? अब उलटने का मतलब इसी का सोटा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा। मेरे कहने का मतलब क्या है? देखा, ये जो होगा इसमें 4 शब्द तो उसमें भी होंगे, और पहले और तीसरे में 11 आ जाएगा, और दूसरे और चौथे में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल की मत उलट दिया हम, नहीं एग्जाम्पल ही नहीं पता चला जो है यहाँ पर तो इसको इधर रख दे, इसको उधर रख दे, ऐसा नहीं। जैसे एक लोग लिखा गया था, क्या कहता है 1 से 100 तक गिनती लिखना है, तो लिखा 100 से 1 तक उल्टा गिनती लिख दिया। उसको 1 से 100 तक कहा गया उल्टी गिनती लिखना है, तो कॉपी उलट के लिख दिया, कॉपी उल्टा करके तब पे लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी वही चीज है, 4 चरण में लिखा गया तो एग्जाम्पल पढ़ना नहीं, क्योंकि ये भावार्थ है ना, इसका अर्थ बदल जाएगा। तो वहां पर उसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सोठा वाला देखिए, दोहा, सोठा और चौपाई तीनों कवर हो गया है। तीनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसको लिख लीजिए, क्या बना वो? यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। आइए फटाक से हम लोग अलंकार के बढ़ते हैं, अलंकार को बढ़ते हैं, जल्दी लिख लेंगे। अलंकार की बढ़ा जाए, इसको मिटा देना छंद को, तो चौपाई वाला इसको, लेकिन काउंटिंग जो इसका देख लेना एक बार सही लोग, आप लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज जो था, ये समझ लीजिए सभी का जो जड़ है यही है इंपॉर्टेंट ना, जो ये चीज चल रहा है, लघु और दीर्घ वाली जो बात चली है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यही है।
खाली काम भर बातें हो रही हैं, जितना जरूरत है हम लोग को उतना ही लोग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, थोड़ा कुछ समय के लिए रोक लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है सोटा तो हो चुका है, ये दुआ भी देखिए, और ये चौपाई हो गया हम लोग का। अब अलंकार पर हम लोग चल रहे हैं ना। अलंकार के बारे में देखा जाए, अलंकार में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कवर किया जाए। देखिए ध्यान से, जब तुम लोग जाते हो वहां पर बेटा ध्यान होगा, जो स्वर्ण जिसे कोई आभूषण वाला दुकान देखते हो तो स्वर्ण अलंकार मंदिर कोई भी चीज लिखा होता है। अलंकार का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, शोभा बढ़ाना किसी का, ठीक है। किसी क्या करना, शोभा बढ़ाना। अब जैसे देखो गद्य हो गया, गद्य, और क्या हो गया, काव्य हो गया। तो जाहिर सी बात है गद्य का तो शोभा बढ़ाएंगे नहीं, काव्य का ही बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे ये लड़का रहता है गाँव में तो गद्य गद्यात्मक दूसरा शैली होती है, भाषा वसा वो सब चीजें होता है, शैली भी यहाँ क्या बैठे। तो यहाँ गद्य और काव्य में अगर कहा जाए तो काव्य की शोभा, गद्य का मतलब पुरुष समझो तुम एक तरीके से, और काव्य का मतलब स्त्री। तो कोई सुंदर है भाई, जैसे ऐसी बात है, जैसे स्वर्ण है, आभूषण है, श्रृंगार वगैरह करना है, तो किसको किया जाता है, नायिका कोई, लड़कियां कोई, औरतों को ही किया जाता है, ये चीज कराया जाता है। तो भाई सुंदर को और सुंदर कर देना। अभी नहीं, वो देखा पीछे के बैठे लोगों के सजा दिला, साड़ी पहना दिला, स्वर्ण पहना दोगे तो उसको चलेगा नहीं, लगेगा वो कुल क्या लेंगे, नचनिया क्या लेंगे, नहीं ये है ऐसा, कुछ दूसरा नाम दे देंगे, दूसरा परिभाषा दे देंगे उसको, है ना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकार, अलंकार बोलते हैं। देखा ध्यान से, क्या बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, तत्व क्या कहलाते हैं, तत्वों को ही मिला तो ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब शोभा कैसे बढ़ेगी इस पर हम लोग बात करेंगे। ये मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, तो बात हो चुका है हम लोग का। हम लोग 23,000 होगा, हगने वाला 23,000 जगह बना के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए भी नहीं मिटा रहा, इसी पर पूरा पेश लेके बात कभी देखिए, संधि भी इसी पर काम करेगा। अलंकार एक काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अलंकार बोलते हैं। अलंकार का देखिए, अब देखिए अलंकार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो। उसमें कौन कौन आते हैं, शब्द और अर्थ आता है। भाई जाहिर सी बात है, काव्य को पढ़ रहे हैं तो उसका शब्द में चमत्कार होगा या तो उसके अर्थ में होगा। जब शब्द में होता है तो उसको हम लोग शब्दा बोलते हैं, शब्दालंकार, और जब अर्थ में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग शब्दा पर ही बात करेंगे पार्टिकुलरली दो लोगों का, और उसी में से आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है, उसी में से एक खुआ जाएगा। शब्दा का मतलब क्या होता है, जहां शब्दों का खेल हो, जिसमें मतलब अलंकार का जहां शब्दों से उसका श्रृंगार बने, काव्य का बने, और जहां अर्थों से बने अर्थालंकार, जहां शब्दों से बने शब्दालंकार। अब शब्दा जो बढ़ता है वहां पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसमें बढ़ता है, ये अनुप्रास में बढ़ता है, अनुप्रास में, और आपका यमक में, और यहाँ पर श्लेष हो गया, ठीक है ना, इसमें होता है। और उसके अलावा अर्था जो होता है, रूपक आ गया, उसमें उत्प्रेक्षा हो गया ना, उपमा हो गया, तो वो सभी किसमें आते हैं, अर्था में आते हैं। तो हम लोग एक कवर करेंगे, इसमें आपका काम हो जाएगा। देखिए अनुप्रास वाला जब हम लोग आ रहे हैं, अनुप्रास किसे कहते हैं हम लोग, अनुप्रास को समझो बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है अकेली, कोई जरूरत नहीं है, इतना देर आप लिखे थे तभी बहुत है। एक आंखों में और लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। समझ गए इसको, देख रहे हैं, ध्यान समझिए इसको, क्या देख के मिल रहा है यहाँ पर, देखने में क्या समझ आ रहा है, च च आ रहा है ना। यहाँ पर देखें तो चांदनी चौक टू चाइना देखा है तूने कभी, आई ना, एक होता है ऐसे ही स्टूडेंट था, हम उसका अपना वाला दे दिया स्पेशल वाला, चांदनी चौक टू चाइना, तो समझ गया तुम डिफरेंस इसका, समझ गई, अपने स्कूल में ले जाके दिखा दिला, मैडम को पढ़ा के दे बोला चांदनी चौक टू चाइना देखा तूने कभी, आई ना, जो पढ़ेगा तूने आई ना कभी देखा है, बड़ा बड़ा मरा लिया। तो ऐसे काम तुम मत, दो एग्जाम्पल में कोई लिख दिया, तो एक देख रहे हो जो का खा ग च च पढ़ रहे हो, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड। तो कहा जाए जब एक ही वर्ड की आवृत्ति
बार बार होती है। कोई भी अगर तुम पढ़ रहे हो, पंक्ति लिखा है, काव्यांश लिखा है, तो उसमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन अनुप्रास वाला जो होता है वो जरूर मिलता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है वो चौपरास की तरफ बढ़ता है, सरकारी टाइप में। अनुप्रास अलंकार जो होता है क्या है, सरकारी टाइप में, और वो हमेशा मिलता है। इसमें तो देखा ध्यान से क्या मिला, जब एक ही वर्ण, एक ही क्या वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, तब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कहलाता है। समझ आया ना, सीधा सीधा है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इंपॉर्टेंट हम लोग का, बहुत सीधा भी है, कुछ कठिन नहीं है। एकदम देखा, एक ही वर्ण, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। अब यहाँ देखे, तरनीर तनुजा तमाल तरवर बहु छाए ना, जो यमुना नदी के खेचरी किनारे है, वहां पर जो तमाल का वृक्ष है वो अपनी छाया से सुशोभित कर रहा है वहां के माहौल को, वहां के जगह को। ये हो गया, तो सीधा सीधा ये पहला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। तो एक ही वर्ड जब बार बार है, जैसे क का है, म है, च च च च करके दिखने को मिले, तो उसको पढ़ के हम लोग तुरंत बता देते हैं कि वहां पर ये चीज है। ठीक है ना। अब देखा ध्यान से यमक के बारे में। यमक के बारे में, यमक का मतलब क्या होता है? यमक का मतलब होता है एक ही शब्द दो बार है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग। तो यहाँ देखा यमक के बारे में लिखा हूँ इधर, जब छोटा बच्चा के नाम ब्लैक बोर्ड तैयार हो ना, यमक के बारे में देखो। यमक का मैं एग्जांपल लिखा हूँ बेटा, क्या होगा, कनक कनक थे ना, बहुत पॉपुलर है। कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता अधिकार, अधिकार वा पाए बौराए या खाए बौराए। ठीक है, देखा ध्यान से, कनक कनक दो बार आया है। तो यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, कनक कनक दो बार आया, लेकिन एक का मतलब होता है स्वर। स्वर का मतलब क्या होता है, सोना। और एक का मतलब क्या होता है, धतूरा। कनक का मतलब स्वर भी होता है, और कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा भी होता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही बार दो बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक का मतलब है सोना जो होता है, और जो धतूरा होता है, धतूरा जो होता है वो जो स्वर्ण सोना होता है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा उसमें मादकता होती है, ज्यादा नशा उसमें है। कैसे, वहां पाए बोल रहा है, सोना को तुम जो है यहाँ पर देखो, यहाँ खाए बोल रहा है, जो धतूरा होता है उसको तुम खाने के बाद बोराओगे, और सोना देख के बोरा जाओगे। सोना देख के वहां लगेगा, कुंडल सोना का देखेंगे क्या, छीन चाउमीन कौन फेंक दी तुरंत लेके सोना जितना प्यार क्या करने लगेगा, लेके भागने लगेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कनक कनक 100 गुनी मादकता अधिकार वा पाए बोला, वा खाए बोला। सोना में क्या होता है, जो धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक उसमें नशा है, क्योंकि उसको तो देख के आदमी खाने के बाद बोराता है, लेकिन इसमें देख के ही बोरा जाता है। तो कनक कनक का वो अर्थ निकल के आता है। ये जो हो गया दो अर्थ है ना। तो जब यहाँ पर इसका डेफिनेशन कैसे तैयार होगा, देखा है में यार कवर रखना पड़ रहा है, बहुत जगह बनाना है ना बेटा, नहीं चाह रहा हूँ अभी। देखा ये हो गया, यमक अलंकार के बारे में जब लिख रहे हैं, कनक कनक तो हो गया। अब यहाँ पर जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या एक ही वर्ड दो बार आए, बार बार नहीं बता। जब एक ही वर्ड क्या हो, हाँ दो बार आए, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर देखो क्या होता है, वही जब होता है हमारा कौन, यमक अलंकार ना, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, यमक अलंकार कहलाता है। और एग्जांपल लेवा, देसी वाला एग्जांपल ले ला। लौकी के खेत में लौकी न लौकी तो का लौकी, ओके देख लिया, सीधा सीधा एक को लौकी हो गया, लौकी का सब्जी, एक को लौकी देखने वाला हो गया। और एक लिखना सजना है मुझे सजना के लिए, एक को सजना हो गया क्या, सजने वाला, एक को सजना क्या हो गया, तैयार होने वाला। तो दोनों एक ही बार दो बार आ रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग, बड़ी फुर्सत से बनाया गया उस समय। ठीक है, तो ये इतना लिख लोगे तो ये पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, बस इतना हो जाएगा। बस दो बहुत चला के हमारा बोलिए, आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाए जल्दी से, रोकल जा बेटा, हवा तीस ले ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतनी बातें तो हो गई थी हम लोग की, ये जो लघु स्वर दीर्घ की बातें तो हो गई हैं।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, तो जान ही चुके हैं क्या हो रहा है हम लोग का इस समय। अब ये सब को मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में। हाँ देखिए सीधा सा मैं समझा दे रहा हूँ, उपसर्ग और क्या होता है प्रत्यय। प्रत्यय में ध्यान दीजिए, पीछे का लिखा रहेगा, आगे का थोड़ा जोड़ना है, और उपसर्ग में आगे का लिखा रहेगा, पीछे का जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया, इसमें क्या है, अन लिखा है, किसी दो लोग लिखना लीजिए, पांच तो लिखा है, दो लोग लिखना है। अनु हो गया, हाँ, अभी हो गया, और क्या है, परी हो गया, सु हो गया, ठीक, ये तो हो गया, वाह हो गया, वट हो गया, आई हो गया, और क्या हो गया, पन हो गया ना। तो कहने का मतलब है उपसर्ग देखिए दो नंबर एकदम इजी में मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आगे के लिखा है, पीछे जोड़ना है। बताओ अन में क्या लिखी कि जोड़ दिया आपको सेंटेंस बन जाए, अनगिनत, अनपढ़ हो गया ना, कुछ भी लिख दिए हम लोग। देखिए लगा बोला अनगिनत हो गया या अनपढ़ हो गया, अनपढ़ ये हो गया, हम लोग पढ़ा लिखा लेकिन अनपढ़ लिख दिया, कितनी दुख की बात है। अनु हो गया तो अनु का क्या होगा, अनुसार हो गया, अनुवाद हो गया, कुछ भी लेला अनुवाद ही लिख दिया जाए, अनुवाद हो गया। अभिमान हो गया, अभी से क्या हो गया, अभिमान हो गया। अभिकारक हो गया, केमिस्ट्री पढ़ा तो लोग भी एक ना, अभिकारक हो गया। सभी सब्जेक्ट इस तरीके से कितने कैसे कोरिलेट कर रहे हैं उससे। परि हो गया, परिभाषा हो गया, परिवार हो गया। सु हो गया, सुअर, आज निकल गए बड़ा मुंह से चिल्ला के मुंह से। तुआ हो गया ना। अब देखा यहाँ पर तुआ है तो इसके आखिरी में जुड़े के बोल रहे यार, तोरल वही बांगराम, तोरल नहीं होगा, तोरल तो आप पीछे जोड़ना हम लोग को ना, कथित्व आप बीच में जुड़ना है, अस्तित्व समझा ना। हाँ स्वामित्व हो गया, देखो कितना स्वामी, वाह हो गया, देखो वाह लिखा हुआ है, ये वट लिखा है, देखो बनावट जैसे हो गया। देखा आई आए, लास्ट में आई है, पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, सगाई, ये अपन आए, अपनापन ना, ये सब हो गया अपनाने वाला। हाँ तो ये जो पीछे आए ना, प्रत्यय में क्या है, पीछे का लिखा है, आगे जोड़ देना हम लोग को, पीछे वो मिल जाए हम लोग को, और यहाँ पर आगे लिखा है, बना देना, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये दो नंबर देखिए, यहाँ पर तीन नंबर का है, 6 नंबर समझिए कवर हो गया यही से खाली। अब उसके बाद समास विग्रह पर चल रहा है हम लोग, समास वाले पर ना। समास की देखा ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो है हटा दिया है, इसको जान चुके हो तुम लोग। इसमें जो तेज तर रहा है थोड़ा सा, कई लोग छूट पा रहे हैं लेकिन लिख पा नहीं है कंप्लीट सभी लोग, कोई बात नहीं, बाद में वीडियो को देख के तो लोग 4-10 बढ़ा दिया वो, और इसके साथ मार लेना वहाँ पर का, ठीक है। और उसके बाद जो और लोग हैं क्या कहते हैं कि एक दो लोग जो लिखे उनको वहाँ से लेके लिखेंगे। समास देखा ध्यान से, समास के बारे में थोड़ा सा, समास को भी देखा है तो वर्णों का बल के रूप में देखते हैं, कुछ पाठ्य बदल ही हो गए। देखा ध्यान से, यहाँ पर देखा लिखा है दोपहर, चौराहा, चौराहा, चौराहा का संधि मतलब जिसमें तुमको अंक मिलता है, जिसमें कोई भी एक को अंक मिले वहां पर तुरंत कौन हो जाता है, द्विगु हो जाता है। अंक मिले तो अंक में अंक वाला, चौराहा, त्रिमुहानी, चौमुहानी, त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब का सब जो है द्विगु में आता है, क्योंकि 4 3 आ गया ना, चवन्नी, अठन्नी, पचन्नी, सब में जो आ रहा है क्या आ रहा है, सब में द्विगु समास है, क्योंकि अंक आ रहा है उसमें। और द्वंद्व का मतलब होता है अलगाव, जैसे देखिए माता पिता, अलगाव है तो मेलजोल की बात होती है, देखिए माता पिता हो गया, यहाँ द्वंद्व आ रहा है, द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व अलंकार के द्वंद्व समास किसे हम लोग कहते हैं, द्वंद्व समास। तो मतलब जैसे दूध दही, तो दूध और दही, हाँ, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य, देखिए सत्य या असत्य, माता और पिता, सत्य या असत्य ना, ये सत्य। तो यहाँ पर कौन सा ये समास आ जाएगा, द्वंद्व वाला ही आ जाएगा। इसके अलावा जैसे होता है बहुव्रीहि किसे कहते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहुंच जा रहे हैं, चतुरानन हो गया ना, ये जैसे कोई पार्टी लंबोदर हो गया, लंबा हो, उधर जिसका पेट वाली बात होती है गणेश जी, तो किसी विशेष की ओर पहुंचते हैं लोग, तो वहां पर होता है ना, ये चीजें हो गई समास के बारे में। तो यहाँ पहचानना, देखिए चौराहा हो गया, चौराहा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विगु हो जाएगा, त्रिकोण में भी द्विगु हो जाएगा, देश विदेश, देश या विदेश ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो गया। माता पिता, माता और पिता, वहां पर भी द्वंद्व हो जाएगा।
अब ये तत्सम रूप लिखना है, तद्भव रूप लिखना है। तत्सम और तद्भव को जानते ही हैं। तत्सम क्या होता है, जो थोड़ा संस्कृत वर्ड आ जाता है, और तद्भव जो होता है वो शुद्ध देसी वाली बात होती है। तो उसके आधार पर पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और देखिए दो का पर्यायवाची, कमल हो गया इंपॉर्टेंट है, नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घ भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सब का देखिए थोड़ा सा देख लेंगे तो कर जाएंगे। अब संधि के बारे में आ रहा है। संधि के बारे में तो पूरा का पूरा नहीं कर पाएंगे किसी से, लेकिन पार्टिकुलरली मैं कुछ के बारे में तो बता ही सकता हूँ, इसमें बता ही दिया जाएगा। चलिए इसको हटा रहे हैं हम लोग। देखिए संधि का मतलब क्या होता है। संधि को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें तीन ये स्वर संधि की बात करें हम लोग, और व्यंजन संधि की बात करें। संधि, संधि का मतलब जैसे होता है जोड़ा, जोड़, जहां पर कोई जोड़ होता है, कोई चीज जोड़ते हैं हम लोग लाकर, दोनों को जोड़ दिया गया। संधि का मतलब किसी भी युद्ध हुआ तो कहा गया ये संधि की गई लोग के बीच में। जैसे लड़ाई से लोग अलग हो गए, लेकिन लोग को ऐसी संधि कराई जहां पर लोग क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखा ज्यादा नहीं, दीर्घ के बारे में हम लोग बात करें अगर, दीर्घ हो गया, ये सब स्वर संधि में आते हैं। गुण हो गया, अयादि हो गया, सब जितने भी है पार्टिकुलरली। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, देखो अभी तुम्हारे सामने लिखा गया लघु स्वर लिखा है और दीर्घ स्वर भी लिखा हुआ है। तो अगर लघु में तुम लघु को जोड़ दिए, लघु में लघु को जोड़ दिए, और यदि तुम लघु में किसको जोड़ दिए, दीर्घ को जोड़ दिए, दीर्घ को, और यदि तुम दीर्घ में लघु को जोड़ दिए, हाँ दीर्घ में दीर्घ को जोड़ दिए, और यहाँ पर दीर्घ में लघु को ना, दीर्घ में लघु को, और जो दीर्घ में दीर्घ को जोड़ दें, तो सदैव जो मिलता है हम लोग को रिजल्टेंट जो चारों का होगा वो क्या आएगा, वो दीर्घ ही आएगा। तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि देखा, लघु लघु को जोड़ेंगे तभी दीर्घ मिले, लघु दीर्घ को जोड़े तभी दीर्घ मिले, दीर्घ लघु को मिले, दीर्घ दीर्घ को लिखे तभी क्या मिलेगा हमको, दीर्घ ही मिले। एग्जाम्पल समझा, तब समझ में आ गई। जैसे लिखा गया देव प्लस आलय, देखो ना ध्यान से, वह में क्या है, अ है ना, लघु स्वर है ना, तो लघु को क्या किया गया, दीर्घ के साथ जोड़ा गया। आ में कौन सा है, दीर्घ है, तो देव है प्लस आलय है, तो क्या हो जाएगा, देवालय। हो गया देवालय, हुआ कि नहीं देवालय। तो यहाँ पर देखा अ और आ जुड़े, अ और आ जोड़ दिए, क्या आ गया, दीर्घ आ रहा है, मतलब आ गया। ऐसे नहीं कि देवालय नहीं, देवालय नहीं लिखे हम लोग, देवालय लिख दिए। विद्याधनालय, विद्यालय हो गया, विद्या में भी आ है, आ में भी आलय है, तो विद्यालय हो गया। हिम धन आलय, हिमालय हो गया ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये लघु ये जो आता है दीर्घ संधि का है, कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर दीर्घ का आ गया तो आप लोग लिख लीजिएगा। और देखा यहाँ ध्यान से, पंचमी विभक्ति द्विवचन लिखना होना है तो किसी एक का याद रखना पड़ेगा। बालका वाला याद करा, बालका 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 ना, बालकिसु बालकिसु ना, जो वही सतो थे तम तो तान थे ताभ्यान तेभ्य तस्मा तस्मा तेभ्य तस्म ताम तस्मी तेभ्य तेसु वाला, तो उसके आकार पर है लिखना हुआ। देखिए ये भी 2-2 नंबर का है। ये एक 2-2 नंबर को हिंदी में कभी भी हल्के मत लेना, 2-2 3-3 नंबर का रहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और पंक्ति में क्या करता है, बहुत मदद करता है ये, और सॉलिड नंबर देकर जाता है, नंबर कभी कटता नहीं है इसमें। और धातु अलंकार के बारे में अगर कहा जाए तो धातु देखा, लट हो गया, लोट हो गया, विधिलिंग हो गया, और भविष्य वाला हो गया। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पढ़ामी पढ़ा पढ़ाम, ये हो गया। और विधिलिंग के बारे में हम लोग क्या, लट के बारे में, लोट के बारे में बात करें, पढ़तु पढ़ता पढ़ंतु पढ़ पढ़ता पढ़त पढ़े पढ़े पढ़े। अगर भविष्यति वाले में कहा जाए तो पठिसति पठिसता पठिसंति, पठिसति पठिसता पठिसत, पठिस्यामि पठिस्याओ पठिस्याम। तो कोई एक भी पढ़े पढ़ेताम पढ़ेयु, पढ़े पढ़ेताम पढ़े पढ़ेयम पढ़े पढ़ेयम, कोई भी एक रूम तुम याद कर लो। पांचों में से लट लोट विधिलिंग हो गया, भविष्य वाला हो गया, और जितना भी है पांचों का कोई एक तुम धातु रूप याद कर लो, और उसी पर ले आके तुरंत बैठा दोगे उस पर। कोई भी मिल जाए, पट का मिल गया, हस्ती का मिल गया, हस्ती हस्ता हसंती, हक का मिल गया, हगती हगता गंती कर दोगे। जो भी रहेगा सबके बारे में लिख सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं है। हम चाउमीन का नाम बोली बेटा, चाउमीन का टाइम होता है, थोड़ी देर में रुका और कर दिया। घ जो हो गया, देखिए संस्कृत में व्याख्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है हम लोग का। संस्कृत का अनुवाद तो उसको अलग से बताना पड़ेगा थोड़ा, तब वो आएगा। किसी दिन पार्टिकुलर क्लास में चला दूंगा, अभी काम चला ला तो लोग पहले से, ठीक है। बाद में मैं अनुवाद करने वाला सिखाया जाएगा। तो जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, हिंदी को अंग्रेजी बनाते हैं, वैसे संस्कृत को हिंदी को भी संस्कृत में बनाते हैं, संस्कृत अनुवाद। तो उसका कुछ पार्टिकुलर नियम है, अगर याद रहेगा तो बना लेंगे। निबंध देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण की समस्या और समाधान सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोरोना वायरस जो है, दोनों जो है डीजे सर्च ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से जाके जरूर देखिए। और सबसे, और वो दोनों कौन कौन, जो कोरोना वायरस वाला भी और पर्यावरण प्रदूषण वाला। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ना ना, शुद्ध वातावरण का न मिलना ही कहलाता है
प्रदूषण कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं लोग। अब इसे प्रकार में आएंगे, मृदा प्रदूषण हो गया, शुद्ध मृदा का न मिलना, वायु प्रदूषण हो गया, शुद्ध वायु का न मिलना, जल प्रदूषण, शुद्ध जल का न मिलना। अब इसका उपसंहार नहीं लिख सकते हैं, प्रस्तावना में कर दिए, हेडिंग बना के लिख दिए, प्रस्तावना लिखे भाई, पहले परिचय देते हैं हम लोग और लास्ट में उपसंहार की इसका क्या निर्णय निकल के आया, जो हम लोग बनाए इसका क्या निर्णय निकला। तो ये उपसंहार होता है कि इससे क्या नुकसान होंगे, क्या हानियां होंगी, क्या दिक्कतें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा दोनों का दोनों। और तुमुल खंड काव्य देखिए 12वां जो भाग है और इससे पूरा आज के सेशन का हम लोग का अंतिम ये भाग है, तुमुल खंड काव्य। जो बनारस के देखिए उत्तर प्रदेश के हैं यहाँ पर, तो कई जिलों के बच्चों का अलग अलग है। सुभाष, जय सुभाष हो गया, जय सुभाष हो गया, तुमुल हो गया, कर्मवीर भारती हो गया, मोतीदूत हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, ज्योति जवाहर हो गया, और उसके साथ ही साथ मातृभूमि के लिए कर्ण वाला है, अग्र पूजा हो गया। तो ये जैसे हम लोग का कहा गया कि जितने जिले हैं तो जिलों वाइज बटा हुआ है कि 12 जिलों में ये वाला पूछा जाएगा, 15 जिलों में ये पूछा जाएगा, 10 जिलों में ये पूछा जाएगा, 8 जिलों के लिए ये वाला है ना। तो वाराणसी में जो आता है वो तुमुल खंड आता है, इसका मतलब आप लोग का तुमुल खंड काव्य रहेगा। तुमुल खंड काव्य वाला, तुमुल खंड काव्य वाला जो मेघनाथ और उनका था लक्ष्मण वाला युद्ध ना। मेघनाथ जो थे वो नायक है, मतलब वो मेघनाथ नहीं, मेघनाथ क्या खलनायक के रूप में, और लक्ष्मण जो है वो नायक के रूप में। तुमुल खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमुल वाला देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न बनता है ज्यादातर इसमें कि जो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, लक्ष्मण का जो है चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना। ये है पहला वहां पर, तो प्रस्तावना में आप परिचय दे दीजिए। उसके बाद देखिए गुस्सैल स्वभाव के थे ना, और दया भाव के स्वभाव के थे। एक मतलब भाई के लिए कैसे, मतलब पितृभक्त जिससे होता है, तो पिता का पालन करने वाला, मातृभक्त भातृभक्त भाई का पालन करने वाला, वो ज्यादा थे ना। और इसमें अगर पूछा जाए तुमुल खंड काव्य में देख लेना, लक्ष्मण वाला जो है इंपॉर्टेंट है। और जो मेघनाथ है, मेघनाथ भी भले जो था उधर से था, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत क्या था, योग्य था, बहुत निपुण था मेघनाथ वाला। तो मेघनाथ को खलनायक रूप में कहता तुमुल खंड काव्य के खलनायक के बारे में उसका चरित्र कीजिए। तो दोनों में से किसी एक का तैयार करेंगे तो काम हो जाएगा। तो दोनों को देखिए इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर इस पेपर का ऐसे दैंड होता है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी तरीके से आप पेपर को एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और एकदम आसानी से आप पेपर को, कठिन कुछ भी नहीं है पेपर में आप लोग के लिए। और यहाँ पर देखिए जितना भी है द्विगु का हो गया, चाहे जो भी हो गया, अलंकार के बारे में बात किया गया, समास के बारे में बात किया गया, इसमें पूरा का पूरा जो कवर था पूरा पेपर उसको करने का प्रयास किया गया। रीतिकाल हो गया, इस पर देखेंगे पूरा जाके चैनल पर जो है वो आप लोग को चीजें मिल जाएंगी, बहुत सी चीजें हैं उसमें। मैंने कम से कम क्लास 10 के लिए 20 वीडियो और जो 12th वाले बच्चे उनके लिए कम से कम 60 वीडियो बनाया है, इसके लिए हिंदी के लिए। तो उसमें सब का सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई बार पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। लिख लिया थोड़ा वो देखें, लिखो सब लोग इसको। इसके अलावा तो लोग जीरो अलंकार, ये जो कुछ काम तो अपने से भी करना पड़ेगा भाई, याद करने वाला जो काम हो तो करना ही पड़ेगा, उससे हम लोग नहीं बच सकते। और कुछ चीजों को बना बना के जो लिखना है, गद्यांश का लिखना व्याख्या बहुत कठिन काम नहीं है। अगर कुछ सेंटेंस उसी में ले लिए, उसी में क्या कर दिए, उसी में पढ़ के आगे पीछे का में क्या कर दिए, प्रस्तुत पद्यांश ये है, प्रस्तुत गद्यांश ये करते हैं, वो करते, थोड़ा वो तारीफ में करते, दो चार लाइन आगे पीछे घुमा फिरा के कंप्लीट कर दोगे। हाँ, काव्य वाले में दिक्कत होता है कि काव्य अगर पूरा नहीं पता रहेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका जो है निबंध वाले में भी हेडिंग वाइज लिखना है हम लोग को। निबंध का भी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रस्तावना, निबंध के लिए भी जितना भी बताया जाता है कि देखिए निबंध का पहले प्रस्तावना होता है, ये दोनों को तो कभी मत भूलिएगा। प्रस्तावना की बात होगी चाहे परिचय की बात होगी, प्रस्तावना परिचय और अंतिम में उपसंहार हो गया, उपसंहार हो गया या तो निष्कर्ष की बात होगी ना, निष्कर्ष। तो प्रस्तावना या परिचय हो गया या तो उपसंहार और निष्कर्ष हो गया, इन दोनों हेडिंगों को तो जरूर लिखा करो किसी के लिए भी। और बीच में जो भरना है उसका, जिसे आ गया क्या प्रदूषण आ गया, पर्यावरण प्रदूषण वाला आ गया, तो यहाँ प्रकार लिख सकते हैं हम लोग पर्यावरण प्रकार का। उसका उसके बाद क्या होता है, कारण क्या है उसका, निवारण उसका क्या है, रोकथाम क्या है। तो जैसे कहा गया, माता बुद्ध जी ने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण, दुख है तो उसका कारण है तो निवारण है। इस चीज को अगर अच्छे से समझना होगा तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जब साइंस में पढ़ाया जाएगा, कभी देखा पढ़वा तो देखा हमें लिखा गया दूरदृष्टि दोष क्यों होता है, उसमें कारण है उसका। निकट दृष्टि दोष के लिए कारण है दुख है, दूरदृष्टि दिखा पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, तो दुख है तो उसका कारण है कि रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना के बाद बनता है, और उसका निवारण भी है। तो कहते हैं द्विउत्तल लेंस का प्रयोग करके या तो लेंस में ये प्रयोग करके हम लोग उस निवारण को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो निबंध में यहाँ पर ध्यान देखिए, प्रस्तावना हो गया, प्रकार, ये जो बातें पाठ्यक्रम बीच में रहता है, और लास्ट में जो होता है उपसंहार और निष्कर्ष की जो बात की है वो जरूर लिखना होता है। इसके अलावा पेपर में जो होता है वो भी पूछा जाता है, क्या कहते हैं वो एप्लीकेशन जो होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं,
लेटर बोलते हैं या तो उसका पत्र बोलते हैं। जैसे स्कूल में लिखना होगा, प्रार्थना पत्र होता है, गिड़ा के लिखने वाला क्या भैया मैं ये कर देना होता है, उसका भी प्रोफार्मा होता है सीधा सीधा। तो ये चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, उसमें इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, एक बॉक्स में दिखा रहा हूँ, वहाँ से समझ जाए सब लोग। ये देखो गिड़ा यहाँ से देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। कोई भी अगर लिखना हो तुमको, अगर प्रार्थना पत्र देखिए ये हो गया, फिर ऐसे देखिए यहाँ पर हो गया मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल यहाँ होता है, फिर यहाँ से मटेरियल स्टार्ट होता है, फिर ऐसे ये खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पर डेट दिनांक भरते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ये पेज का प्रोफार्मा है, ये पेज का प्रोफार्मा है। इसी प्रोफार्मा हम लोग काम करते हैं। और मैंने बकायदे देखेंगे जाके डीएसएल चैनल पर, तो बकायदे मैंने बताया है कैसे किसी लेटर को या किसी पत्र को लिखते हैं, उसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। देखिए अब ये लिखते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या हम लोग, सेवा में ना। जैसे अपने स्कूल में ही मान लीजिए हम गरीब हैं, हमारा फीस माफ कराना चाहते हैं स्कूल में, कोचिंग में तो मत दिया तो कोचिंग को माफ कर दो जाए, सेवा में हो गया या जैसे हो गया, तो ये हो गया। अब देखा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये पता हो गया स्कूल का नाम, फलाने जो XYZ जो भी स्कूल में पढ़ाने लिखा जो भी अपना नाम है स्कूल का वो डाल दिए। अब यहाँ लिखे हम लोग क्या लिख देते हैं, इसमें महोदय लिख देते हैं, या महिला होती तो महोदया ना। सभी निवेदन ये है कि मैं प्रार्थी ये हूँ, XYZ हूँ, और मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। एक ही बात लिखना, तारीफ लिखना अपना, ये नहीं कि मैं रिजल्ट लगा हूँ तो तोड़ के चला जाता हूँ, ऐसा ही लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे, उसमें तारीफ ही करेंगे। तो उसमें बताएंगे मैं आपके नियमित मेधावी छात्र हूँ, पिछली वर्ष हुई जो परीक्षा में मैं वहाँ का क्या था, आपके विद्यालय का स्वर्ण पदक विजेता था, ठीक है। तो तारीफ होगी थोड़ी सी, तब वहाँ पर टीचर को तब ना इम्प्रेस कर पाएंगे, तब वो जानेगा हाँ भैया ये लड़का पढ़ने वाला है। लेकिन वर्तमान में जो है इस समय मेरे परिवार की स्थिति सही नहीं है, मेरे पिता जो है वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, बीमार करते थे, सुन के तो कर गिर गया है, चोट लग गई है पैरों, इस समय काम हुआ है हम लोग नहीं चला, रुक गया है, तो जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है हाँ। तो उसको क्या करें, माफ करने का कष्ट करें, ये जो गिरा उड़ा के जमा पर, फिर यहाँ दिनांक भरा जाता है, फिर यहाँ पर प्रार्थी हो गया या प्रार्थनी जो लिखी रहेगी, प्रार्थनी लिखेगी इतना, फिर यहाँ XYZ। देखिए जब भी बोर्ड का होता है तो उसमें कभी भी याद रखिएगा, उसमें कभी नाम नहीं लिखते हम लोग। जब भी बोर्ड का होता है तो अपना नाम नहीं लिखा जाता उसमें, या पता होता है भी मतलब अपना नाम नहीं, वहाँ पर हमेशा XYZ लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। इसलिए वहाँ पर देखेंगे जब भी होता है बोर्ड बताया जाता है कि वहाँ पर कभी भी अपना नाम नहीं इंडिकेट करते। पता होता तो इंडिकेट कर सकते स्कूल, लेकिन यहाँ पर नेम अपना नहीं लिखते और ना ही क्लास वाला अपना दिखाएंगे, ये चीज़ नहीं देना होता है परिचय में। तो इसलिए उसमें कहा जाता है प्रोफार्मा लिखने का तरीका है XYZ के रूप में लिखना रहेगा। अब ये अगर सीख जाएंगे, अगर प्रार्थना पत्र लिखना तो कोई लेटर की कोई मत पत्र की कोई जरूरत नहीं है, काम हो ही जाएगा वहाँ से। तो इस तरीके से पूरा जितना भी है पूरा सब लोग एक नंबर वाला जो है बहुविकल्पी वाला जो है सबको देख लेना अच्छे से। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं ऑनलाइन के बच्चों के लिए बता दूँ इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो एक नंबर है डीएसएल चैनल का, ये चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो चाहे ऑनलाइन के हो, 950 690 285 7, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां से आप लोग को मिल जाएगा रेफरेंस। उसमें देखिएगा बहुत सारे जो है मैंने ऑलरेडी जो है लेक्चर बना रखे हैं, और इस नंबर से आप लोग कुछ नहीं करना है, बस व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज में बस खाली लिख के भेजिए आया है, कुछ भी नहीं। हाँ अगर लिखना चाहते हैं तो अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला। हाँ खैर उसमें जब आप एडिट होंगे तो मैं आपको ऑलरेडी मैं उतना इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लूंगा, और इस ग्रुप में मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन तक जितना भी नोट्स रहेगा, PDF रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, सब का सब पूरा का पूरा PDF फ्री मिलेगा, और पूरा जितने भी मेरे लेक्चर होंगे वो सभी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। बस एक काम आप लोग को करना है कि जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल कौन DG सर, इसको आप लोग अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है। बस यही एक काम आप लोग करना है। जिस भी जिले से आप हैं, जिस भी राज्य से हैं, इसको दूर तक फैलाइए, ठीक है ना। कहा जाता है कि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। तो किसी का अगर शेयरिंग हम लोग करते हैं, अगर किसी अच्छी चीज़ों का, तो ज्ञान की बातें जब होती है दूर तक जाती हैं। और ऐसी बार तो देखो छोटे से कहानी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक बार नाना साहब थे, जो नहीं है कौन, सिख धर्म के अनुयायी गुरु नानक देव जी, अपने चेलों के साथ गए थे गांव में। तो वो गांव में बहुत अच्छे लोग थे, उस गांव में बहुत अच्छे लोग थे, बड़ा सेवा सत्कार भाव किए, बड़ा प्रेम से बोले उन लोगों से। तो गुरुजी जो अपने चेलों के साथ थे, तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ के इंसान जो है वो दूर दूर तक फैल जाए, छिटा जाए। फिर वो उसके बाद वहां से एक और गांव में गए, तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग जो है वो दूर तक ना जाएं, क्योंकि वहां पर उनका सेवा भाव या तो यहाँ के लोगों के भाव जो था, उनकी जो विचारधाराएं थी, बातचीत करने का तरीका जो था लोग का अच्छा सही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग दूर ना जाए, यहीं पर रह जाए। तो उनका चेला घुसिया गया, नाना साहब जो गुरु नानक जी जो थे, तो उनका चेला कुत्ता भड़क गया, कह रहा ये बताइए हमको कि आप तो कह रहे हैं कि नहीं अच्छे लोग जो हैं वो दूर तक जाएं और जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह सीमित रहें।
तो उनका कहने का मतलब, तो उन्होंने व्याख्या की उसका कि अगर यहाँ पर एक गांव में, कस्बे में 500 लोग अच्छे इंसान हैं, अगर वो 500 बच्चे 500 जगह जाते हैं, तो 500 जहां जब जाएंगे, जहां उन सभी माहौलों को अच्छा करेंगे ये लोग। और अगर ये लोग बुरे लोग, अगर ये लोग एक ही जगह रहेंगे तो उनकी बुराइयां, जो अगर ये लोग भी फैल गए तो उनकी बुराइयां भी क्या हो जाएंगी, फैल जाएगी। तो ये बुरे हैं तो एक ही जगह रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों ये ज्ञान की बात है, ज्ञान में आप लोग के लिए फ्री की बात है, तो ये आप लोग के लिए हमेशा लाभकारी ही सिद्ध होगा। और इस बार के जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th में कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए बच्चे टॉपर बन के आए हैं, तो बहुत ही इस बात की खुशी होगी। लेकिन उसके लिए आप लोग को डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ानी होगी। और उसकी संख्या कैसे बढ़ेगी, मैं मेरे अथक प्रयास से और आप लोगों के भी सपोर्ट से। ये डीजे सर फैमिली में केवल मैं इकलौता सदस्य नहीं हूँ, हाँ मैं उसको कमांड कर रहा हूँ, मैं मुख्य रूप से हूँ उसमें, आगे फाउंडर के रूप में हूँ, मैं उसमें अपना योगदान तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। मैं मुखिया हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए या मेरे सपोर्ट के रूप में या डीजे सर फैमिली के लिए आप लोग भी इतना वर्क जरूर कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, इतना छोटा सा काम है, तुच्छ काम है, शेयर करना है, बस छोटी चीज है शेयरिंग। तो शेयर बस करना है आप लोग को। उसके बाद जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहेगा सब मेरे तरफ से अवेलेबल कराई जाएंगी, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, मार्क्स जितना मिलेगा सब का सब आप लोग को मिलेगा। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे अति लघु हो, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी हो, चाहे जिस भी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, चाहे जो भी आपका ग्रेजुएशन बोर्ड भी हो। देखिए बोर्ड में अब एनसीईआरटी बोर्ड हो गया है। एनसीईआरटी बोर्ड होने का आप लोग को यकीन नहीं होगा, जो ऑफलाइन का मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें कई बच्चे जो है उसमें आपके क्या है, यूपी अदर बोर्ड के भी है, यूपी बोर्ड के भी हैं, उसमें सीबीएसई बोर्ड के, लेकिन ऐसा जो है ना सिलेबस मिक्स हो गया है, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, बस केवल लैंग्वेज चेंज करना होता है, नहीं तो क्लास पूरा सेम रहता है। तो अदर स्टेट की बच्चे जो भी है, जो भी हमारे साथ एमपी के जो जुड़े हुए बच्चे हैं और उत्तराखंड के जुड़े हुए हैं, जो बिहार से बहुत ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा तो नहीं है कि डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, लोगों में उपसर्ग बदल जाएगा, कोई दूसरा तरीका आ जाएगा या फिर बदलते हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेम है, सभी चीज आप पढ़ रहे हो। हाँ आप लोग के स्टेट वाइज जो मॉडल पेपर है उसको मैं जल्दी डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये जो नंबर मैंने दे रखा उसका जरूर लाभ उठाइए और इसका खुद भी लाभ उठाते हुए दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए और दूर दराज तक इस चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय। ऑफ कर दो बेटा।